हेलो फ्रेंड्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। हम सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम पढ़ रहे थे कॉनकरेंट फोर्सेस एंड कोप्लेनर फोर्सेस। कॉनकरेंट फोर्सेस क्या था? जब सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे काम करते हैं या वर्क करते हैं तो वो कॉनकरेंट फोर्सेस है। और कोप्लेनर फोर्सेस क्या है? सारे अगर फोर्स एक ही प्लेन पर, एक ही तल पर अगर कार्य करते हैं तो हम उसको कोप्लेनर या समतलीय बल कहते हैं। और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन था कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस। कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस का मीनिंग ये है कि व्हेन ऑल फोर्सेस आर वर्किंग ऑन सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन देन दे आर कॉल्ड कॉनकरेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस। और इसमें हमने एक पॉइंट पर अगर दो फोर्स एक्ट करते हैं तो उनका हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शंस फाइंड किया था। और फिर हमने एक ही पॉइंट पर बहुत सारे कॉनकरेंट फोर्सेस अगर वर्क करते हैं तो हमने उसका रिजल्टेंट आर और थीटा भी आपको फाइंड किया था। ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे फोर्स एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं या वर्क करते हैं तो उनका अगर कोई रिजल्टेंट की वैल्यू कोई आती है, कोई फाइनाइट वैल्यू, सपोज 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 1000 न्यूटन, इसका मीनिंग ये है कि वो पूरा सिस्टम साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्या नहीं है? इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक। इसका मतलब वापस समझो थोड़ा सा, अगर हमारे किसी क्वेश्चन में आर और थीटा आता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आर जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट फोर्स का, वो उस वस्तु बॉडी को डायरेक्शन जो थीटा आता है उस डायरेक्शन में वो उसको खींच के ले जा रहा है, यानी वहां पर मोशन आ रहा है। ठीक। बट हमारा जो मैकेनिक्स का ये पार्ट है 50%, वो कौन सा? स्टैटिक्स है, स्थितिक विज्ञान है। इसमें बल भली लग रहे हो, बल भरी कार्य कर रहे हो, इफ फोर्सेस आर वर्किंग बट सिस्टम इज इन रेस्ट पोजिशन, वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहनी चाहिए, कोई गति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सब हमने अभी तक के वीडियोस में हमने पढ़ा है। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि आज हम जो नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पुराने वीडियो से रिलेटेड है, उससे संबंधित है, इसलिए मेरी राय है कि आप पुराने वीडियोस को जरूर देखें। और जिन लोगों ने देख लिया है उनका रिस्पॉन्स भी आ रहा है, वो लोग SMS भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी डाल रहे हैं, तो उस अच्छे रिस्पॉन्स के कारण नए स्टूडेंट्स को भी आप लोग मोटिवेट कीजिए। ठीक है। ये जो वीडियोस है ये मेनली पॉलिटेक्निक के हिंदी इंग्लिश के जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जिनको भाषाओं के कंफ्यूजन में कई बार वो सवाल सोल्व समझ में नहीं आता है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, ड्राइंग नहीं आती है, तो मैं इस वीडियोस में मेनली, है ना, पॉलिटेक्निक के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए मिक्स में आपको बहुत बढ़िया सा वीडियो बना रहा हूं। मैंने फिर कहा था मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाने का एक लंबा अनुभव है, और लंबा अनुभव मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स को कहें कि सबसे पहले पुरानी वीडियोस देखने के लिए सुंदरम सर क्लासेस के नाम का जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। लेकिन सबसे बात, आपका रिस्पॉन्स मुझे आपके कमेंट्स बॉक्स में दिखना चाहिए। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप फिर मुझे वापस सॉल्व करने के लिए या डाउट क्लियर करने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक डाउट और हर एक क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट, वाजिब आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब इस चैप्टर में हम चलते हैं। समझिए, मैंने ये कहा कि बहुत सारे फोर्स अगर एक ही पॉइंट पर कार्य करते हैं तो सिस्टम जो है या वस्तु है या बॉडी है वो स्थिर रहनी चाहिए, जिसको हम मैकेनिक्स की भाषा में साम्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्य अवस्था कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? संगामी बलों का संतुलन। ठीक। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम मींस स्थिति विज्ञान, रेस्ट पोजीशन पे है, या साम्य अवस्था मींस संगामी बलों का संतुलन हमें करना है। ठीक। अब संगामी बलों के संतुलन के लिए मींस सबसे पहले मैंने ये कहा था लास्ट वीडियोस में, संतुलन की क्या शर्तें हैं, क्या शर्तें होनी चाहिए, याद कीजिए। मैंने कहा था R इज इक्वल टू सिग्मा fx का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का होल स्क्वायर। मैंने ये कहा था कि जो भी क्षैतिज बलों के घटक का योग और ऊर्ध्वाधर बलों के घटक का योग का स्क्वायर करके जोड़ने पर और फिर उसका वर्गमूल अंडर रूट लेने पर R आता है।
अब मैंने ये कहा था कि संतुलन की जो शर्त है वो ये है कि परिणामी बल का परिमाण मैग्नीट्यूड वो जीरो आना चाहिए। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए एक क्वेश्चन बनता है कि संतुलन या साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशंस है। पहली कंडीशंस ये है कि मेरा r इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, अब बताओ इसकी वैल्यू को स्क्वायर किया और इसकी वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड किया और उसका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, ये तभी पॉसिबल है जब सिग्मा fx का मान भी 0 हो जाए। याद कीजिए f1 cos θ1 प्लस f2 को उन सब का आंसर सोल्व करने पर 0 आना चाहिए और सिग्मा fy का आंसर भी 0 आना चाहिए। ये दोनों शर्तें जब पूरी होंगी तभी जाकर ये r का मान भी 0 होगा और जब r 0 है तब आप और मैं मिलकर ये कह सकते हैं कि वस्तु संतुलन या साम्य अवस्था में होगी। तो संगामी बलों का संतुलन कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ नियम हैं, तो हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम। लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम यानी संतुलन के नियम। ठीक है, संतुलन के नियम में सबसे पहला जो नियम है बल त्रिभुज का नियम। बल त्रिभुज का नियम, ओके। लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस यानी बल त्रिभुज। ये कहता है नियम, यदि किसी 3 संगामी बलों को किसी त्रिभुज की 3 लगातार भुजाओं से निरूपित किए जा सकते हों तो वे तीनों बल साम्य अवस्था में होंगे। इंग्लिश में भी लिखूंगा। ये कहता है कि अगर 3 बल हैं, तीनों संगामी हैं, ठीक है, तीनों संगामी हैं, अगर उन्हें त्रिभुज की 3 लगातार भुजाओं से निरूपित किए जाते हों तो वे साम्य अवस्था में होंगे। इंग्लिश में क्या बोलता है, इफ 3 concurrent forces can be represented by 3 consecutive sides of triangle in magnitude and direction, then 3 forces are in equilibrium. ओके, ये कहता है कि if 3 concurrent forces are
रिप्रेजेंटेड बाय थ्री कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का मतलब है तीन लगातार भुजाओं से, थ्री कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, देन दे आर इन इक्विलिब्रियम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई तीन बल है, संगामी है, अगर उन्हें त्रिभुज की तीनों भुजाओं से अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वे साम्य अवस्था में होंगे। बल त्रिभुज का नियम हमने हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज के साथ आपको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी का यूज करें और इंग्लिश वाले इंग्लिश का यूज करें। अब हमें जो ट्रायंगल जो है बल त्रिभुज, उसको थोड़ा सा प्रूफ भी करना है क्योंकि कहीं इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में काम आता है। तो हमने ये पढ़ा था कि आपके तीन बल हैं, तीनों बल जो है वो साम्य अवस्था में हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये आपका बल हो गया P, ये बल हो गया Q और ये बल हो गया R। अगर ये कहता है कि इनको ट्रायंगल से, त्रिभुज के तीन भुजाओं से A से लेकर B तक इसको उठाओ और यहां रख दो P, इसको उठाओ और ऐसे रख दो, देखो जैसा है वैसे ही ले जाओ। तो ये आपका दूसरा फोर्स हो जाएगा C और इस पर आपका Q है और ये आपका हो जाएगा तीसरा फोर्स, ये R हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें समांतर चतुर्भुज का नियम है। तो समांतर चतुर्भुज में मैंने इसको समांतर चतुर्भुज आपका कंप्लीट कर लिया, A B C और D। देखो B से C पर Q है, तो आपको पता है कि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होंगी, क्या होंगी, पैरेलल, समांतर। तो ये भी आपका Q होगा। तो ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से, बाय पैरेललोग्राम लॉ। क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ? याद करो, पहला बल समांतर AB और AD, ये जो दोनों हैं ये इस साइड के इक्वल होगा। AB का वेक्टर प्लस AD का वेक्टर इक्वल टू AC का वेक्टर। ये हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा है, आप मेरे पुराने वीडियो में देखिए। अब देखो बेटा समझना, AB वेक्टर AD, ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल है, तो मैंने इसको BC लिख दिया। देखो A से B पर जा रहा हूं तो P आ रहा है A से B पर, B से C पे जा रहा हूं तो Q आ रहा है आपके पास। अब AC A से C, लेकिन मेरा R वेक्टर की तरह C से A, तो इसको मुझे उल्टा कर देना चाहिए। तो ये मेरा AB प्लस BC प्लस माइनस C है। तो देखो इसकी वैल्यू P है, इसकी Q है, इसकी माइनस R है। तो ये हो गया P प्लस Q प्लस R वेक्टर इक्वल टू 0। ये आपका बल त्रिभुज का नियम से हमने ये फाइंड किया कि तीन फोर्स है, संगामी यानी कॉनकरेंट है, उन्हें ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करें और ट्रायंगल पूरा क्लोज्ड हो जाए तो तीनों बल साम्य अवस्था में होंगे। क्लियर? ये पहला नियम है, जब तीन बल संगामी हो तो बल त्रिभुज का नियम। एक और लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लामीस थ्योरम। तब हम लामीस थ्योरम पढ़ेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं लामीस थ्योरम के लिए। ओके, लामीस थ्योरम क्या कहता है, पहले आप थोड़ा सा ड्राइंग से समझेंगे, फिर मैं आपकी इसकी लैंग्वेज लिखूंगा। ये आपका एक पॉइंट है जहां पर तीन बल है। ये देखो, ये आपका P, ये आपका Q और ये आपका फोर्स है R। तो तीन फोर्स हैं और वो इस पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉ क्या कह रहा है कि अगर तीन बल संगामी हैं और वे साम्य अवस्था में हैं, ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़ा था कि अगर त्रिभुज की तीन भुजाओं से अगर हम उन्हें निरूपित करें या रिप्रेजेंट करें तो वो इक्विलिब्रियम होंगे। यहां उल्टा बोल रहे हैं, तीन बल है, तीनों साम्य अवस्था में हैं, तो आगे क्या है, लामीस थ्योरम क्या कहता है, आगे देखिए। ये देखो, ये
आपका एंगल मान लीजिए अल्फा, किसके बीच में, क्यू और आर के बीच में एंगल अल्फा है, आर और पी के बीच में एंगल बीटा है, और पी और क्यू के बीच में एंगल आपका गामा है। ठीक है बेटा, वापस देखिए, तीन बल है, पी क्यू ई क्यू और पी क्यू आर, तीन बल ओ पॉइंट पे कार्य कर रहे हैं, मतलब संगामी है, और चित्र में ये एंगल अल्फा बीटा और गामा दो बलों के बीच में। तो लामिस थ्योरम क्या कहता है, लामिस थ्योरम कहता है यदि तीन संगामी बल साम्य अवस्था में हैं तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के, प्रत्येक बल मान लीजिए P शेष दो बलों के Q और R, रिमेनिंग टू फोर्सेस, इनके मध्य कोण अल्फा के साइन के समानुपाती होगा। यानी P जो है वो समानुपाती है किसके, साइन के, और साइन कौन सा एंगल, अल्फा एंगल। प्रत्येक बल शेष दो बलों के मध्य कोण अल्फा के साइन के समानुपाती होगा। और आपको मालूम है कि जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं P तो हम एक कांस्टेंट लिख देते हैं K, और साथ में हमने लिख दिया साइन अल्फा, तो P बराबर इक्वल K साइन अल्फा। अब यहां से देखो P अपॉन साइन अल्फा, P साइन अल्फा को नीचे लिया है, इक्वल टू K यानी कांस्टेंट हो गया। ठीक, इसी तरह से दूसरा बल Q, शेष दो बल मध्य कोण है बीटा, उसका साइन, तो Q समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है साइन बीटा के, तो यहां से आपके पास आ जाएगा Q इक्वल टू K साइन बीटा, Q अपॉन साइन बीटा, और वो इक्वल टू K आ जाएगा। ठीक, तीसरा बताओ, बल R, शेष दो बल P और Q, इनके बीच का कोण गामा, तो R समानुपाती है साइन गामा के, तो यहां से आपके पास आ गया R इक्वल टू K साइन गामा, साइन गामा, और यहां से आपके पास आ गया R अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू K। तो आप इन तीनों इक्वेशन को देखो कि जो बल है और एंगल, साइन का एंगल, इनका अनुपात सेम है, P Q R साइन अल्फा साइन बीटा साइन, ये जो सारे अनुपात है ये कांस्टेंट है। तो लामिस थ्योरम क्या कह रहा है फाइनली, ये कहता है कि P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। तो ये हमारा कंप्लीट लामिस थ्योरम है। अब देखो लामिस थ्योरम को इंग्लिश में समझो, व्हेन थ्री कॉनकरेंट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, पहले समझा था, देन ईच फोर्स P Q R will be proportional to sine of angle between remaining two force. Clear? Remaining two force, each force is proportional to sine of the angle between remaining two force. बचे हुए दो बलों के मध्य कोण के साइन के समानुपाती होता है। ये है हमारा लामिस थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन इसमें आना ही आना है, 100% आएगा ही आएगा, तो आपको इसको समझना है। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था या संतुलन की शर्त पढ़ी है। दो नियम पढ़े हमने, बल त्रिभुज का नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, और दूसरा पढ़ा है लामिस थ्योरम। ओके, तो अब हमने तीन बलों का साम्य अवस्था की शर्त पढ़ ली। अब हम तीन बलों से ज्यादा, 4 5 6 अगर बहुत सारे बल हो तो उनकी साम्य अवस्था यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस या शर्त क्या होगी, और वो जो नियम है वो है आपका बल बहुभुज का नियम, बल बहुभुज का नियम, बल बहुभुज का नियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुभुज को पॉलीगन, पॉलीगन मीन्स मोर देन 3 साइड्स, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसमें हम किन नियमों की बात करेंगे, हम उन नियमों की बात करेंगे जब किसी बिंदु पर 3 से ज्यादा बल लगते हैं। एग्जाम में अगर 3 बलों से संबंधित साम्य अवस्था की शर्त पूछे, कंडीशन, तो हम ट्रायंगल लॉ
और लामिस थ्योरम को समझाएंगे। लेकिन अगर बल बहुभुज का नियम पूछे पॉलीगन्स को तो हम उसमें ज्यादा फोर्स, जब कई संगामी बल अपने परिमाण तथा दिशा में किसी बहुभुज की क्रमवार भुजाओं से अगर निरूपित किए जाते हों तो वे सभी बल साम्य अवस्था में होंगे। ओके, 3 से ज्यादा बल के लिए भी नियम है। 3 बल में त्रिभुज लेते हैं, और अगर मान लो 4 बल है तो फिर हम क्या लेंगे, चतुर्भुज लेंगे। 5 बल है तो पंचभुज लेंगे। 6 बल है तो षष्ठभुज लेंगे। ओके, फॉर 4 फोर्सेस वी यूज पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड फॉर 5 फोर्सेस वी यूज पेंटागन, फॉर 6 फोर्सेस वी यूज हेक्सागन। ओके, तो जितने फोर्स होंगे, जितने बल होंगे, उतनी भुजाओं का हम लेंगे। इसलिए हम यहाँ पर एक जनरल वर्ड यूज कर रहे हैं, बहुभुज, ठीक है, पॉलीगन्स। ओके, तो इंग्लिश में क्या बोलता है, व्हेन several concurrent forces in magnitude and direction, both, when several concurrent forces in magnitude and direction both can be represented by consecutive sides of a polygon, then they all forces are in equilibrium, ओके। तो लॉ आपको समझ में आ गया है। ये क्या कह रहा है, लॉ ये कह रहा है कि अगर एक बिंदु पर 4 या 4 से ज्यादा बल हो तो उन्हें बहुभुज की, है ना, लगातार भुजाओं से अगर हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं तो वे साम्य अवस्था में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। बनाए ड्राइंग, देखो ये एक कॉमन पॉइंट है। पहला फोर्स F1, F2, F3, F4, F5, ये F4, ये आपका F5 और ये F6, ठीक है। अब आप देखिए ये O पॉइंट है। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक बल फोर्स लिया F1 और उसको मैंने यहां पे रख दिया, ठीक है। इस फोर्स का नाम मैंने F1 और पॉइंट के 2 पॉइंट है A और B। फिर दूसरा F2 लिया और B जहां है वहां पर रख दिया, तो ये मेरा हो गया F2 और पॉइंट हो जाएगा मेरा C। इसके बाद मैंने F3 लिया और यहां पर रख दिया, ये पॉइंट D और ये F3। इसके बाद F4 तो यहां पर मेरा हो गया F4, ये F5 और F6। मेरे
जहां तक मैं कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आ गया कि 6 फोर्स है, 6 फोर्स को 6 भुजाओं द्वारा मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। लेंथ और डायरेक्शन का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हमें इस पॉलीगन लॉ को समझाना है। क्या कहता है ये? इस ए को सी से मिला दीजिए, ए को डी से और ए को ई पॉइंट से मिला दीजिए। ठीक है, ऐसे। अब देखो इसमें इसको प्रूफ करने के लिए ए बी सी एक ट्राइंगल है, और अभी हमने इसी क्लास में क्या पढ़ा? ट्राइंगल लॉ पढ़ा था, बल त्रिभुज का नियम। तो मैं जो प्रूफ करने के लिए मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ए बी बी सी ये किसके इक्वल है? थर्ड साइड ए सी के इक्वल है। ठीक, इसी तरह से ट्राइंगल लेंगे हम ए सी डी। ध्यान से देखना बेटा, ए सी डी, इसमें ए सी और सी डी को अगर हम मिलाएंगे तो वो हमारा ए डी हो जाएगा। तो ट्राइंगल में आ गया ए सी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी। इसी तरह से ये ट्राइंगल कंप्लीट, ये ट्राइंगल कंप्लीट, 1 2। अब थर्ड पे आ जाइए, ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई, ए डी प्लस डी ई इज इक्वल टू ए ई। और ये सारे वेक्टर है तो वेक्टर का निशान आप लगाएंगे, मेरे से कहीं चूक जाए तो आप लगाना। ट्राइंगल ए ई एफ, ए ई एफ, तो ए ई प्लस ई एफ इक्वल टू ए एफ। ठीक है बेटा, ये सारे आपके हो गए। ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4। अब क्या करना है? ये एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों को ऐड कर दूं तो मेरा पूरा पॉलीगन यानी कि बहुभुज बन जाएगा। तो मैं सबको ऐड कर रहा हूं, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। क्या करना है? सबको ऐड करना है। लेफ्ट साइड वालों को सबको ऐड कर रहे हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस डी ई प्लस ए ई प्लस ई एफ। बहुत जल्दी लिखा है, सारे लेफ्ट वालों को मैंने ऐड कर दिया है। इक्वल राइट साइड को ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, ये कंप्लीट। लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया, राइट वालों को राइट में। अब देखो AC AC से कट गया, सबके ऊपर वेक्टर का निशान लगाना है। तो AC से AC कट गया, AD से AD कट गया, AE से AE कट गया, कैंसल आउट हो गए। अब जो भी बचा रिमेनिंग उसको आप रिपीट कर लीजिए, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF इक्वल टू राइट साइड में AF। आ रहा समझे? अब देखो A से B, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF। अब आना क्या चाहिए? F से A आना चाहिए लगातार, लेकिन ट्रायंगल में क्या आया? इक्वेशन में, समीकरण में AF आया। मुझे FA चाहिए निशान के अनुसार, ये F6 पे। ठीक, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF इक्वल टू माइनस F इंटू A। अब ये माइनस FA इधर आ जाएगा, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FA इक्वल टू 0। और ये सारे बलों को जोड़ने पर टोटल आंसर 0 आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, सभी बलों का सदिश योग करें, और अगर उसका उत्तर 0 आता है तो वो आपका साम्य अवस्था में होगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी? बोलो, AB किसके बराबर है? F1 F2 F3 F4 F5 F6, सबको ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा F1 F2 F3 F4 प्लस F5 प्लस F6 इक्वल टू 0। और ये सारे वेक्टर हैं।
तो मैंने ये सारी वैल्यूज का जो वेक्टर है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 F6 0, तो फाइनल कंक्लूजन आज की इस वीडियो का ये है, जितने भी बल को अगर परिमाण और दिशा के अनुसार सदिश योग यानी वेक्टर सम करें, उसका अगर आंसर 0 आता है तो सारे फोर्स साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर? तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इक्विलिब्रियम की शर्त पढ़ी है, ट्रायंगल लॉ पढ़ा है, जिसमें हमने 3 बलों के लिए, दूसरा 3 बल के लिए यानी 3 फोर्स के लिए हमने पढ़ा है लामिस थ्योरम, और 3 से ज्यादा बलों के लिए हमने पढ़ा है बल बहुभुज का नियम। ये थ्योरेटिकल पार्ट, एमसीक्यूज और कंपटीशन और इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा बेसिक मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें चाहिए। इस वीडियो में हम यही फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं पर हम कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आपके पास आऊंगा। ऑल द बेस्ट।